तो गाइज कैसे हैं, आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपका संस्कृत का पहला क्वेश्चन आपका है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ए में 4, बी 5, सी 7 और डी 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। मंगलम पाठ में 5 माने 5 मंत्र होते हैं। हिंदी में जान लीजिएगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ए मिहिरमयना पात्र से, बी मृगमयना पात्र से, सी रजतमयना पात्र से और डी है ताम्रमयना पात्र से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरमयना पात्र से। सत्य का मुख हिरमयना पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विधीयते अनाय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए में आपका है कंठोपनिषद, बी में श्वेताश्व उपनिषद, सी में मुंडकोपनिषद और डी में ईश्वाश्व उपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेतोश्व उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 कि मेघास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ए में अशोक के समय में, बी मुगल वंश के समय में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और डी अंग्रेजों के समय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जो मेघास्थनीज पटना आया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ए में पुष्पपुर, बी में कुसुमपुर, सी में पाटलिपुत्र और डी में पटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का जो नाम है वह है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आपका है यह पटना में कमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ए में गुप्त काल में, बी मुगल वंश काल में, सी अशोक के समय और डी है अंग्रेजों के समय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। पटना में जो कमौदी महोत्सव मनाया था वह गुप्त काल में मनाया जाता था। और भी जान बताते हैं दोस्तों कि यह शरद ऋतु मनाया जाता था। किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में। पूछेगा कि पटना में जो कमौदी महोत्सव था वह किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आपको बताना होगा आंसर शरद ऋतु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ए में आपका है मुगल वंश काल में, बी में गुप्त वंश काल में, सी मगध काल में और डी आपका अंग्रेजों के शासन काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। जो पाटलिपुत्र है वह मध्यकाल में प्रसिद्ध, पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है वीरेश्वर कौन था। ए मिथिला का राजा, बी मिथिला का मंत्री, सी मिथिला का राजकुमार और डी मिथिला का संतरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर है वह मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई। ए में आलसियों के भगाने के लिए, बी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सी अलसाला की संपत्ति को हड़पने के लिए और डी है इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। और यह भी जान लीजिए दोस्तों कि जो अलसाला में आग लगाई गई थी आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, और यह किसी द्वारा लगाया गया था, यह कर्मचारियों के द्वारा लगाया था। किसके द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा आग लगाया गया था। और इसमें बचे हुए आलसी की संख्या 4 थी। कितने सी, 4 थी। पूछेगा आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ए मैत्रेयी को, बी गार्गी को, सी सुलभा को और डी राम भद्रम्बा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। ये क्या थे, तब पत्नी थी किसकी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है। ए में याज्ञवल्क्य ने, बी बाणभट्ट ने, सी में जनक ने और डी दंडी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंडी ने। ये सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है, दंडी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गंगा देवी का समय क्या है। ए में 14वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी और डी है 12वीं सदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी है। चलिए अगला देखते हैं। एक और बताते हैं जान लेते दोस्तों कि गंगा देवी का समय विजयांका है, क्या है, विजयांका। तो विजयांका का जो समय है वह है आपका 8वीं सदी। किसवीं सदी है, 8वीं सदी है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? ए में तिरुमलांबा, बी में विजयांका, सी में सुलभा और डी में पंडिता क्षमा राव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल की जो संस्कृत कवियत्री है वह है पंडिता क्षमा राव। और यह भी दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान काल की कौन है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि वर्तमान काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? ए में भारतवर्ष की, बी स्वीडन की, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो किसके गीत देवता गाते हैं तो भारतवर्ष की। भारतवर्ष की गुणगान देवते लोग करते हैं। भारतवर्ष की महिमा है यह सभी जगह गाई जाती है। पूछेगा किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जो भारत की महिमा है यह सभी जगह गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 15 कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ये इसको याद कर लीजिएगा। प्राचीन जो संस्कृति की पहचान किससे होती है? ए में धर्मों से, बी संस्कारों से, सी कर्मों से और डी धन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कारों से। जो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वह संस्कारों से होती है। अगला क्वेश्चन आपका है सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ए में जन्म पूर्व संस्कार, बी में शैशव संस्कार, सी में शैक्षणिक संस्कार और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमंतोन्नयन है यह जन्म पूर्व संस्कार में आता है। जन्म पूर्व संस्कार में आता है। जन्म पूर्व जाने जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं तो जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं तो शैशव संस्कार आपका होता है 6। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं तो शिक्षा संस्कार आपका होता है 5। तो यह सब दोस्तों याद रखिएगा। यह सब VVI सवाल है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए में छात्र, बी में ब्रह्मचारी, सी में धनुधारी और डी में अंतेवासी। तब राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए में विदुर नीति, बी में नीति शतक से, सी में चाणक्य नीति से और डी आपका है शुक्र नीति से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदुर नीति से। नीति श्लोक का पाठ किस संबंधित है? विदुर नीति से संकलित है। चलिए और अब जान लीजिए विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो जान लीजिए विदुर नीति कौन है तो विदुर है। कौन है तो विदुर नीति के रचनाकार विदुर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ए में है शंकर, बी में शिव शंकर, सी में मूल शंकर और डी में उमा शंकर। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मंदाकिनी वर्ण पाठ के कवि कौन है? ए में तुलसीदास, बी में व्यास, सी में वाल्मीकि और डी में कालिदास। तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्ण पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। और ये भी जान लीजिए कि मंदाकिनी वर्ण पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो अयोध्या नदी। किस नदी का वर्णन किया गया है? अयोध्या नगर का वर्णन है और सरजू नदी का वर्णन। किस नदी का वर्णन है? सरजू। मतलब किस नदी में कितने पूछेगा गद है क्या कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक का चर्चा किया गया है। कितने श्लोक? 10 श्लोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? ए विष्णु शर्मा, बी में नारायण पंडित, सी में दंडी और डी में आपका है बाण भट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। जो व्याघ्रपथी कथा के रचयिता कौन है? नारायण पंडित हैं। व्याघ्रपथी कथा का मतलब व्याघ्र का मतलब होता है दोस्तों बाघ। क्या होता है? व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और पथी का मतलब होता है राहगीर। क्या होता है? राहगीर। कथा मतलब होता है कहानी। इसमें बाघ और राहगीर की कहानी है। जो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार चैनल पर जाकर मेरे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और जाकर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए में कर्णभार से, बी में वासवदत्ता से, सी में प्रतिमा नाटक से और डी में मृच्छकटिक से। अब राइट आंसर हो जाएगा कर्णभार से। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से संकलित है। और यह भी दोस्तों आपको सवाल पूछा जाता है कि जो कर्णस्य दानवीरता है जो जिसमें किसी चर्चा हुई थी कर्ण की, तो कर्ण किस पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? द एग्जाम VVI है कौरव पक्ष से। किस पक्ष से?
कौरव पक्ष से कर्ण युद्ध लड़ रहा था और कर्ण की माता का क्या नाम थी, तो कर्ण की माता के नाम कुंती थी। यह सब याद रखिएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे जो आपका है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। दर्शन से आपके एक आध दो सवाल जरूर रहता है, याद कर लीजिएगा। दर्शन क्षेत्र इसमें आपको किताब में चर्चा हुआ है। ऐसे तो दर्शन बहुत प्रकार के होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम पूछा था वो अपन 6 महत्वपूर्ण है, जैसे न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, शाख दर्शन, ये सब आपका महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ए में कपिल, बी में गौतम, सी में कनाद और डी में पतंजलि। आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम। यह जानिए कपिल क्या है, तो कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। किस सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है और कनाद हैं वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक और पतंजलि हैं जैमिना बोल रहे हैं, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्टियम पराशर की, चरक की, श्रुश्रुत की, आर्यभट्ट की। आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट की। जो आर्यभट्टियम है यह आर्यभट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। निजोरमलम, निधनमलम, निधनमलम और निधनमलम। आपका राइट आंसर हो जाएगा निधनमलम। निर्मलम का संधि विच्छेद करेंगे तो निधनमलम। आपके एग्जाम में से पूछ सकता है, अगर हिंदी की एग्जाम दीजिएगा तब से पूछेगा कि निर्मलम में कौन सी संधि होगी, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि कि विसर्ग संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि पुष्ण धन अप्रावेणु की संधि क्या होगी। कहा जा रहा है कि जब पुष्ण धन जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पुष्ण प्राविनु, पुष्ण पाविरिनु, पुषा पाविरिनु, पुष्णा पाविरिनु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्ण पाविरिनु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एकदम वीवीआई सवाल है जो हिंदी में भी पूछा जाता है और आपका संस्कृत में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 27 आपका है कि ई धन अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ई बनेगा, दीर्घी बनेगा, ए बनेगा, यह बनेगा, के बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यह बनेगा। ई धन अ से क्या बनेगा, यह बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जंतु निहितों में कौन सी संधि है। ए में स्वर संधि, बी में व्यंजन संधि, सी में विसर्ग संधि और डी में पूर्व रूप संधि। आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। जनतः धर निहितो, इसमें विसर्ग संधि आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थाभाव का विग्रह क्या होगा। विग्रह से एक सवाल आपको रहेगा, समास से एक सवाल रहेगा, 2-3 सवाल संधि से रहेगा, यह सब आपको कारक से रहेगा या 2-4 सवाल। तो यह सब व्याकरण से भी 25 सवाल 30 सवाल रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अर्थाभाव का विग्रह क्या होगा। ए में अर्थस्य अभावे, बी अर्थार्य अभावे, सी अर्थम अभावे और डी अर्थेन अभावे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थस्य अभावे। अर्थाभाव का विग्रह क्या होगा, अर्थस्य अभावे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 30 है, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा। ए में धर्मार्थ कामा, बी में धर्मार्थ कामा, सी में धर्मार्थ कामव और डी में आपका धर्मार्थ कामम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मार्थ कामा। क्या हो जाएगा, धर्मार्थ कामा। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा, धर्मार्थ कामा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन वाला है कि अविभाव समास का उदाहरण कौन है। अविभाव समास, ए में खेलंतरम, बी में महापुरुषम, सी में उपगंगम और डी में आपका है त्रिलोचनम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपगंगम। यह तो बताते हैं कि अविभाव समास पहचानने का नियम है कि अब किसी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा रहता है, क्या लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है, तो वह समास आपका अविभाव समास होता है। और जिस शब्द में क्रिया विशेषण विशेष होता है वह होता है क्रमधारय समास। जैसे महापुरुष, महापुरुष आपका आएगा क्रमधारय। त्रिलोचन है आपका, यह द्विगु में आएगा। खिलंत्रम वो आएगा व्यक्ति क्या बोल रहे हैं उसको बोलते हैं
छोड़िए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है कि नीलोपलम में कौन सा समास है? ए में अविभाव समास, बी में बहुव्रीहि समास, सी में द्वंद्व समास और डी में क्रमधारय समास। तो नीलोपलम में आपका क्रमधारय समास हो जाएगा। कौन समास होगा? नीलोपलम में क्रमधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इदं भूतं लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन है? परिश्रमेण धनम भवति, बी में एयं जटाभि तपस्या ज्ञाते, सी गोपाल पादेन खंज अस्ति, आपका डी है राम बाणेन रामन हतवान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अयम जटाभि तपस्या ज्ञाते। एवं जटाभि तपस्या ज्ञाते इदं भूतं लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर के 34 है कि मंदम मंदम नुदति पवनः वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए में क्रिया विशेषण द्वितीय, बी में कर्मणि द्वितीय और सी में कालादेव नरोत्तम से द्वितीय और डी में अकथितंच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीय। मंदम मंदम में यह मंदम मंदम का मतलब होता है धीरे धीरे। मंदम तो क्या होता है? धीरे अधीरे। धीरे धीरे आपका यह क्रिया विशेषण है। क्या है? तो यह क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे चुनाव का देखिए खाली स्थान पिता आपनगतम गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ए में रुदतकम बालम, बी में रुदबालः, सी में रुदति बालके और डी में रुदते बालाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुदति बालके। ऑप्शन नंबर आएगा रुदति बालके पिता आपनम गतः। ठीक है ना, इसमें बताया रुदति बालके। क्वेश्चन नंबर अगला है VVI सवाल है दोस्तों जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट जगह ए में द्वितीय, बी में तृतीय, सी में चतुर्थी और डी में पंचमी। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। यह शुद्ध होता है दानार्थे चतुर्थी। दानार्थे चतुर्थी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्वेश्चन अगला है कि शब्द में परा उपसर्ग है? पराकाष्ठ, बी में परिणाम, सी में प्रारूप और डी में प्राभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पराकाष्ठा। पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निवेदनम शब्द कौन सा उपसर्ग है? ए में नि, बी में निर, सी में निस और डी में नी। तो निवेदनम में है नि जोड़ वेदनम होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नि जोड़ वेदन। नि जोड़ वेदनम में होगा निवेदनम। तो क्या बनेगा? निवेदनम शब्द कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग न जान तो जान लीजिए दोस्तों, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग और जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन वाला है कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? ए में पीबतु, बी में पीबसी, सी में पीब और डी में पीबे। तो राइट आंसर हो जाएगा पीब। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप होता है वह क्या होता है? वह धातु जब पूछा जाएगा कि कोई भी धातु अगर कोई भी धातु का अगर लोट लकार आपका मध्यम पुरुष एक वचन पूछेगा तो वह धातु उसी प्रकार का होता है, उसमें कोई चेंज नहीं। जैसे गम रहेगा तो गम हो जाएगा, पट रहेगा तो पट के पट हो जाएगा, पीब के पीब रहेगा। देखिए यहाँ पीब था, यह पीब हो गया। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला है आपका 40 दृश्यति किस लकार का रूप है? ए में लट लकार, बी में लोट लकार, सी में लट लकार और डी में लीट लकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो दृश्यति है यह आपका लीट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है? दृश्यसि, पश्यति, गायति, यह सब लीट लकार का रूप में आता है। क्वेश्चन वाला है कि गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ किस धातु का रूप है? ए में गम, बी में गच्छ, सी में गद और डी में गुप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गच्छ है जो गम धातु का रूप है। गम, गमती, गमता, गमंती, गमसी, गमथ, गमथ, गमामे, गमावा इसका रूप चलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है कि लताए में कौन विभक्ति है? ए में तृतीया, बी में चतुर्थी, सी में पंचमी और डी में सप्तमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी। लताए में आपका चतुर्थी विभक्ति
है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि पिता किस शब्द का रूप है। पिता किस शब्द का रूप है। ए में पिता, बी में पितृ, सी में पितु और डी आपका है, डी क्या है तब पितृ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पितृ। पिता है जो पितृ शब्द का रूप है। किस शब्द का रूप है पितृ। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मत मारिएगा, ये भी पितृ ही लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर पितृ लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा पितृ, जिसमें री कहा लगा हुआ है अनंत, इसको बोलते हैं री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पितृ। पिता किस शब्द का रूप है पितृ शब्द का रूप है। अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन में अगला आपका है, देखिए आपका पीछे हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहे थे, हाँ पिता किस शब्द का रूप है। तो बताएं क्या बोले अभी हम बताएं। तो पिता आपका पितृ शब्द का रूप है। क्वेश्चन वाला है कि साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप कौन होगा। साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप, ए में साधु, बी में साधु, सी में साधव और डी में साधासु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साधव। साधु शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप क्या होता है साधव होता है। अगर आपको पूछता कि साधु शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा तो आपका राइट आंसर हो जाता साधुसु। लेकिन आपको पूछा है एक वचन, इसलिए होगा साधव। क्या होगा साधव। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला आपका है 45 है कि पटुधन तल से कौन सा शब्द बनेगा। ए में पटुता, बी में पटुतम, सी में पटुत्वम, सी में क्या बनेगा पटुत्वम बनेगा। चलिए अगला देते हैं पटुत्वम और आपका डी में आपका है पाठवम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो आपका राइट पटुधन तल से कौन सा शब्द बनेगा। तो आपका राइट आंसर होगा पटुता। कौन सा बनेगा तब पटुता, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। लघुत्तरम में कौन सा, ए में मयट, बी में तरप, सी में तमप और डी में इष्टन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरप। लघुत्तरम में आपका तरप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है आगत शब्द कौन प्रत्यय है। आगत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए में अच, बी में घई, सी में लय और डी में आपका आता है यत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लयप। लयप ऑप्शन नंबर सी। आगत में कौन सा प्रत्यय है लयप प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन वाला आपका आता है 48 भुज और सत्री में कौन शब्द बनेगा। भुज और सत्री में कौन सा शब्द बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि भुज और सत्री से कौन शब्द बनेगा। ए में भवानी, बी में भवनम, सी में आपका है भवन और डी में आपका है भवत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भवत। भुज और सत्री से कौन सा शब्द बनेगा भवत शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है 49 राजन जोड़ रीप से कौन सा शब्द बनेगा। ए में रागी, बी में रानी, सी में राजनी और डी में रजनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा रागी। राजन जोड़ रीप से आपका शब्द जो बनेगा उसका नाम है रागी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ए में ड़ाप, बी में चाप, सी में टाप और डी में रीप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाप। मूर्खा में आपका टाप प्रत्यय है। तो चलिए दोस्तों अब इतने ही तक रहने देते हैं कि समय बहुत हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग के देखने में मन नहीं लगेगा। तो चलिए अब इतने ही तक रह देते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। तो गुड नाइट ऑल भी थैंक।